Hello students, I am Pooja, Associate Professor from Hygia Group of Institutions. Today we are going to discuss some important words used in pharmaceutics. Now these are the contents: dose, dosage forms, prescription, isotonic solution, solubility, filtration, hygroscopic, monophasic, biphasic as well as stability. स्टूडेंट्स, ये कंटेंट्स हैं जो हम फार्मास्यूटिक्स के बुक्स में चैप्टर्स में देखने को हमें मिलते हैं, जैसे कि डोज, डोजेज फॉर्म्स, प्रिस्क्रिप्शन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, फिल्ट्रेशन, हाइग्रोस्कोपिसिटी या हाइग्रोस्कोपिक, मोनोफेजिक क्या होता है, बाईफेजिक क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें अपने सिलेबस में देखने के लिए मिलेंगे। तो आज हम इसके बारे में एक डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डोज? डोज क्या होती है? डोज इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब टू बी टेकन वन टाइम। डोज बच्चों वो चीज़ होती है कि जब जो भी हम कोई भी ऐसी मेडिसिन जो एक टाइम के लिए यूज़ करते हैं, पेशेंट को देते हैं, तो वो मेडिसिन की क्वांटिटी हमारी डोज कहलाती है। एक डोज कहलाती है कि हमने इस पेशेंट को इतनी क्वांटिटी में कोई ड्रग दी। जैसे कोई भी हम प्रिपरेशन लेते हैं, चाहे पैरासीटामॉल हो या सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो, कोई भी प्रिपरेशन जो भी डोज के फॉर्म में सिंगल एक बार यूज़ करने के लिए जब हम पेशेंट को देते हैं तो वो हमारी क्वांटिटी कहलाती है डोज। नाउ डोजेज फॉर्म क्या होते हैं? डोजेज फॉर्म्स बच्चों, जब कोई प्रिपरेशन डिफरेंट लाइक सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म या इंजेक्टेबल फॉर्म, टॉपिकल रूट से मीन्स स्किन के थ्रू या ओरल रूट से माउथ के थ्रू या पैरेंटल वेन्स वगैरह में जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इस तरह की जो प्रिपरेशन डिफरेंट फॉर्म में जो प्रिपरेशन होती हैं वो हमारी कहलाती हैं डोजेज फॉर्म्स। अब डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कितने पार्ट्स में ये डिवाइड होती है। डोजेज फॉर्म्स हमारी 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड है। येलो कलर से मैंशनड है पैरेंटल डोजेज फॉर्म्स, टॉपिकल एंड ओरल। जो हमारी पैरेंटल डोजेज फॉर्म्स हैं वो अगेन फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। इंजेक्टेबल्स में देखिए ये 13 हमारे टर्म्स हैं: इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, हाइपोडर्मिस, इंट्राडर्मल, इंट्राआर्टियल, इंट्राआर्टिकुलर, इंट्राकार्डियक, इंट्रासिस्टर्नल, इंट्रालेजन, इंट्राओक्युलर, इंट्राथिकल एंड इंट्राएपिड्यूरल एज वेल एज इंट्राप्ल्यूरल। ये हमारे इंजेक्टेबल्स की बात हो गई। ये इतने टाइप के हमारे इंजेक्शन के फॉर्म में पैरेंटल जो वेन्स में हम इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं वो इंजेक्शन इतने टाइप के लगाए जाते हैं। फिर इम्प्लांट्स, जो बॉडी में कुछ सॉलिड प्रिपरेशन या प्रिपरेशंस होती हैं कुछ हमारी मेडिसिन की, जो स्किन के नीचे या बॉडी में एक पर्टिकुलर जगह पर इम्प्लांट कर दी जाती हैं और वो स्लो रिलीज होकर के बॉडी में अब ड्रग का एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। नाउ टॉपिकल एंड ओरल रूट। टॉपिकल रूट बच्चों क्या होता है? टॉपिकल रूट स्किन के थ्रू, जब हम कोई प्रिपरेशन स्किन के थ्रू देते हैं तो वो हमारा टॉपिकल प्रिपरेशन कहलाता है। ये 6 टाइप्स की होती हैं: क्रीम्स, जेल्स, लिनीमेंट्स, ऑइंटमेंट्स, पाउडर एंड पेस्ट। एंड क्रीम्स, जेल्स, लिनीमेंट्स, ऑइंटमेंट, पाउडर एंड पेस्ट, ये हमारे टॉपिकल प्रिपरेशन हो गए। ओरल रूट से दी जाने वाली प्रिपरेशन कौन कौन सी हैं? लिक्विड प्रिपरेशन। लिक्विड प्रिपरेशन और सॉलिड प्रिपरेशन भी बच्चों होती है। तो लिक्विड प्रिपरेशन अगेन डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, डिस्पर्सन सिस्टम एंड सॉल्यूशन के फॉर्म में। डिस्पर्सन सिस्टम में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्यूशन में, जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वो हम डिस्पर्शन सिस्टम के फॉर्म में, वो प्रिपरेशन लिक्विड ही होती है बट डिस्पर्शन सिस्टम के फॉर्म में उसे बनाते हैं। वो प्रिपरेशन क्या कौन कौन से होते हैं? सस्पेंशन, इमल्शन, कोलॉइड्स, कोलॉइड्स। एंड लिक्विड फॉर्म में कौन कौन सी प्रिपरेशंस होती हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं। सॉल्यूशन के फॉर्म में हम सिरप्स को दे सकते हैं, एलिक्सर्स एंड टिंचर्स। तो ये बच्चों हमारे डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स हो गए जो हम लोग ह्यूमंस में हम लोग यूज़ करते हैं, बॉडी में यूज़ करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म्स। डोजेस फॉर्म्स कितने टाइप की होती है? इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ये है हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? डोजेस फॉर्म्स आर द मीन्स
by which the drug molecule are delivered to site of action within the body। डोजेस फॉर्म्स क्या होती हैं? जो कि ड्रग मॉलिक्यूल होती हैं जो कि साइट ऑफ एक्शन पे डिलीवर की जाती हैं डोजेस फॉर्म के फॉर्म में। कोई भी प्रिपरेशन अगर हमारी बच्चों होती है वो क्या करते हैं हम कि डोजेस फॉर्म के फॉर्म में हम बॉडी में डिलीवर करते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, जहाँ पर हमें साइट ऑफ एक्शन वो जगह कहलाती है जहाँ पर हमें ड्रग की आवश्यकता होती है। डोजेस फॉर्म्स को हम क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं? कोई भी प्रिपरेशन है, कोई भी मेडिसिन है, तो उसको हम डिफरेंट डोजेस फॉर्म के रूप में क्यों देते हैं? उसकी ज़रूरत क्या है? आइए देख लेते हैं। द नीड फॉर डोजेस फॉर्म। एक्यूरेट डोज। कोई भी प्रिपरेशन हम जिस भी डोज फॉर्म में दे रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि उसकी सफिशिएंट क्वांटिटी जो है वो ड्रग की वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुँचे, इसलिए एक्यूरेट डोज होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, प्रोडक्शन। जो ड्रग है वो डिग्रेड ना हो, ख़राब ना हो, इसलिए उसे हम प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए कोटिंग के फॉर्म में, जैसे टैबलेट्स है उसकी हम कोटिंग, आपने देखा होगा टैबलेट्स जो होती है मार्केट में कोटेड फॉर्म में आती है, तो टैबलेट्स को हम कोटेड करके हम डिस्पेंस करते हैं, उसको पैक करते हैं। सील्ड एम्प्यूल्स। एम्प्यूल्स को जो इंजेक्शंस वगैरह आते हैं वो देखिए एम्प्यूल्स जो होते हैं ग्लास की वायल्स होती है छोटी छोटी, वो सील्ड रहती हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, किसी भी तरह का उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूसेस। जो प्रिपरेशन है अगर हम उसे माउथ के थ्रू दे रहे हैं तो वो गैस्ट्रिक जो हमारे स्टमक में एसिड और बेसेस हैं वो उससे वो डिग्रेड ना हो, उसके कांटेक्ट में आने पर उसका इफ़ेक्ट रिड्यूस ना हो, इसलिए उसे हम कोटिंग के फॉर्म में बनाते हैं। मास्किंग द टेस्ट एंड ऑडर। जो डोजेस फॉर्म के फॉर्म में अगर हम कोई प्रिपरेशन दे रहे हैं तो वो टेस्ट, जो ड्रग का बैड ऑडर एंड टेस्ट है, अनएक्सेप्टेबल जो टेस्ट होता है ड्रग का, उसे मास्क कर देता है, और जो पेशेंट का इंटेक एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, पेशेंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेबिलिटी पेशेंट की बढ़ जाती है। नंबर 5, प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यू। जो ड्रग का जो पर्टिकुलर साइट पे जो एक्शन होता है वो डोजेस फॉर्म के रूप में हम साइट टिश्यू, बॉडी की टिश्यू के तक पहुंचाने में इजीली हेल्पफुल होता है। 6, सस्टेन रिलीज मेडिकेशन। किसी भी फॉर्मुलेशन को हम अगर हमें ज़्यादा देर तक बॉडी में रखना है तो हम उसे डिफरेंट डोजेस फॉर्म के ही रूप में देंगे बच्चों, तभी वो बॉडी में ज़्यादा देर तक काम करेगा और अच्छा एक्शन देगा, इसलिए हम उसे डिफरेंट डोजेस फॉर्म में प्रिस्क्राइब करते हैं। कंट्रोल्ड रिलीज मेडिकेशन। कोई ड्रग अगर हम बॉडी में दे रहे हैं तो वो एक प्रॉपर टाइम पे ड्रग को प्रोड्यूस करे, ये होता है हमारा कंट्रोल्ड रिलीज। मीन्स हमने उसे पहले से ही ऐसा डिज़ाइन किया प्रिपरेशन को जो वो कंट्रोल्ड ऑर्डर में जा रही है बॉडी में और वो प्रॉपर टाइम पे एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या होता है, ये हमारा कंट्रोल्ड रिलीज़ कहलाता है। सस्टेन्ड रिलीज़ क्या होता है? सस्टेन्ड रिलीज़ बेटा होता है कि जब कोई प्रिपरेशन है वो स्लो एंड कॉन्टीन्यूअस रिलीज़ हो रही है बॉडी में, तो वो हमारा सस्टेन्ड रिलीज़ कहलाता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑप्टिमल ड्रग एक्शन। मीन्स ड्रग का जो एक्शन है वो ऑप्टिमल हो, मीन्स वो उस पर्टिकुलर जगह पर जा करके जितने टाइम में उसे एक्शन प्रोड्यूस करना है वो एग्जैक्ट एक्शन शो करे उस टाइम में। इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटीज़। ड्रग को डिफरेंट डोजेस फॉर्म के रूप में हम बना करके ईजिली बॉडी में हम डिलीवर कर सकते हैं। यूज़ ऑफ डिज़ायर्ड व्हीकल फॉर इंसॉल्युबल ड्रग। डोजेस फॉर्म के रूप में हम ड्रग को जब देते हैं तो हम कोई भी ऐसा व्हीकल ले सकते हैं जो कि ड्रग के साथ कंपैटिबल हो, मींस जो ड्रग के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी है, उसका जो डिज़ोल्व होने की जो टेंडेंसी है वो अच्छी हो, ऐसा व्हीकल हम चूज़ करते हैं। इसलिए हम इस तरह की प्रिपरेशन को डोजेस फॉर्म के रूप में, हमारी प्रिपरेशन का जो फॉर्मुलेशन है वो हमारी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पेशेंट के लिए इंक्रीज़ हो जाती है, इसीलिए हम डिफरेंट प्रिपरेशन को डोजेस फॉर्म के रूप में हम प्रिस्क्राइब करते हैं, डिस्पेंस करते हैं, देते हैं पेशेंट को। दिस इज़ ऑल अबाउट डोजेस फॉर्म। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और एक वाइट कलर का पेपर है जिस पे RX प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन बच्चों हमने देखा होगा कि जब हम डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं तो कोई भी हमारी तबीयत ख़राब होती है या कुछ दिक्कत होती है तो क्या करते हैं डॉक्टर, हमें
एक पर्चा लिखते हैं। उस प्रिस्क्रिप्शन पर उसमें नाम हमारा उसमें होता है, एड्रेस होता है, एज क्या है, डेट क्या है, और डॉक्टर जो मेडिसिन लिखते हैं वो लिखते हैं उसमें। तो इस तरह का कुछ प्रिस्क्रिप्शन का पेपर होता है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या हुआ? इट इज़ अ मेडिसिन written instruction from a physician, dentist to a pharmacist, stating the form, dose strength, etc. of a drug to be issued to a specific patient. प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं, जिस पर वो पेपर होता है जिस पे डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं, और डॉक्टर्स, फिजिशियन या डेंटिस्ट मेडिसिन उसमें लिखते हैं और फार्मासिस्ट को बताते हैं कि ये पेशेंट को ये दवाएं देनी हैं, ये इतनी क्वांटिटी में दवा देनी है, और उसका डोज स्ट्रेंथ ऐसा होना चाहिए, और साथ ही साथ वो किस पेशेंट को देना है। ये सारी जानकारी प्रिस्क्रिप्शन के वाले पर्चे पर लिखी होती है, प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी होती है। डॉक्टर उसे लिखता है और पेशेंट को ये सारी चीज़ें करने के लिए देता है। ये हो गया हमारा टर्म प्रिस्क्रिप्शन। नाउ आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन बच्चों क्या होता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन इज वन दैट हैज़ द सेम ऑस्मोलैरिटी और सोल्यूट कंसंट्रेशन एज अनदर सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या कहता है कि ये लाइन क्या कह रही है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसी चीज़ होती है कि जिसकी ऑस्मोलैरिटी सेम हो, जैसा कि उसकी कंसंट्रेशन बाहर है वैसे ही उसके इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन्स, उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंसंट्रेशन हो, और किसी भी तरह का आयंस का डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। वो सोल्यूशन हमारा कहलाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। If these two solutions are separated by a semi-permeable membrane, water will flow in equal parts out of each solution and into the other. ऐसा होता है कि जब कोई सोल्यूशन बनता है, उस सोल्यूशन में अगर कोई सेल, मान लीजिए हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स होती हैं, तो ब्लड सेल्स हमेशा ऐसा बॉडी उसका ऐसा सोल्यूशन चाहते हैं, ब्लड का जो हमारा फ्लूइड है ऐसा फ्लूइड होना चाहिए जो ब्लड सेल्स उसमें स्टे कर सके। स्टे बेटा तभी करेगी जब वो ब्लड सेल्स, जब बॉडी का जो फ्लूइड का जो टोनिसिटी है वो हमेशा इक्वल रहे, जैसा कि उसके ब्लड सेल के अंदर सॉल्वेंट है, आयंस हैं, उसी तरह का ब्लड सेल के बाहर भी होना चाहिए, ताकि जो आयंस और वाटर का या कोई भी फ्लूइड का जो इक्विलिब्रियम है वो उसमें इक्वल रहे। तब इसी तरह का सोल्यूशन हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमने अपने घरों में किशमिश को देखा होगा। किशमिश क्या होती है? वो सूखा सा होता है, जब हम जब पानी में डाल देते हैं तो कुछ समय बाद वो स्वेल कर जाता है। तो क्या होता है इसमें कि उसको एक एनवायरनमेंट मिल गया, उसको जिस सॉल्वेंट में हमने ऐड किया वो उसके लिए सूटेबल रहा, आइसोटोनिक था, इस वजह से वो उसमें जा कर के स्वेल हो गया और वो ईजिली एज इट इज़ फॉर्म में अवेलेबल हो गया। सेम यही कंडीशन आइसोटोनिक सोल्यूशंस में होती है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जो अब देखिए, जो किशमिश हमने लिया था उसकी जो मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन, वो उसको समझ लेते हैं हम कि वो हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जिसने वाटर के आयंस को और वाटर मॉलिक्यूल्स को इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन आने का उसने उसको आने के लिए इनटेक किया, और साथ ही साथ उसने अपने बॉडी फ्लूइड के एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया। तो ये देखिए ब्लड सेल का एग्जांपल दिया हुआ है कि जब सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक क्या होता है कि जब किसी सॉल्यूशन, जब आउटर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जिसमें वो सेल है, मान लीजिए कोई सेल है, हमने 3 बीकर लिए, 3 तरह के तीनों बीकर में एक एक हमने सेल रख दी। एक सेल में हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाला। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जब कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन की ज़्यादा होती है तो वो सॉल्यूशन हमारा हाइपरटोनिक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने शुगर लिया, शुगर का 2 चम्मच शुगर हमने हाफ ग्लास में ऐड कर दिया, वो हम समझ लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ? हाफ स्पून शुगर हमने ऐड कर दिया हाफ ग्लास वाटर में। देखिए वाटर की क्वांटिटी बराबर है, वाटर की वॉल्यूम बराबर है, हाफ ग्लास हम ले रहे हैं और सब में एक एक सेल हमने ऐड की हुई है। तो क्या करते हैं कि जब हम
वाटर में हाफ स्पून शुगर ऐड करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, तो वो सोल्यूशन हमारा हाइपोटोनिक कहलाएगा। आइसोटोनिक क्या कहलाएगा? जब हम वाटर में हाफ ग्लास वाटर में 1 स्पून शुगर ऐड करते हैं तो वो सोल्यूशन आइसोटोनिक कहलाएगा। क्योंकि अगर ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, कम मीठा होगा तो भी प्रॉब्लम है, बट अगर उसका जो स्वीटनेस है इक्वल रहेगी तो वो हमारा कहलाएगा आइसोटोनिक। सेम कंडीशन हम ब्लड सेल्स के लिए भी कंसीडर करेंगे। ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में जो होती हैं, अगर बॉडी फ्लूइड हमारा ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा तो उसमें प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। मीन्स ब्लड सेल्स का जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा और वो श्रिंक कर जाएगी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फिगर दिखा रहा है, श्रिंक कर रही है, वो सिकुड़ गई है। फिर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा? अगर उसके जो ब्लड सेल्स है अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो जो बाहर का जो हमारा जो सेल है वो क्या करेगी? ज़्यादा वाटर इनटेक कर लेगी, ज़्यादा आयंस और वाटर इनटेक कर लेगी, बट उसके अंदर के जो आयंस और वाटर है वो बाहर नहीं जा पाएंगे। तो कि उस कंडीशन में क्या होगी? सेल स्वेल कर जाएगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं साइटोलिसिस। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? दोनों तरफ आयंस का बैलेंस बराबर है, जितना वाटर बाहर है उतना ही वाटर सेल के अंदर है। तो इस तरह का जो आयंस का जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पर देखिए प्रेजेंट है, और जो आयंस और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जितना वॉल्यूम अंदर सेल के आ रहा है उतना ही वॉल्यूम सेल के बाहर जा भी रहा है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो आइसोटोनिक कहलाती है। सो जो सोल्यूशन हम बनाते हैं बॉडी में के अपनी बॉडी में इंटेक करने के लिए, जिससे कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो ईजिली बॉडी में इंटेक हो जाए, उस तरह का सोल्यूशन हमारा कहलाता है बच्चों आइसोटोनिक सोल्यूशन। नाउ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट। बच्चों हमने आपको पहले भी बताया था कि सॉल्युबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर मेडिकामेंट्स की, किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है जो कि वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट। कोई भी ड्रग मेडिकामेंट, कोई भी ड्रग एजेंट जो गिवन हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए वो कहलाती है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉल्यूट्स इंक्रीजेस इन सम केसेस बच्चों, इन सम केसेस सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉल्यूट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिसमें हम अपने ड्रग मॉलिक्यूल को, ड्रग पार्टिकल्स को ऐड करते हैं वो कहलाता है सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट में कह रहा है कि जब उसमें उसके टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। ये हमारा कहलाया सॉल्युबिलिटी। देखिए फिगर के थ्रू भी मैंने शो कर रखा है। सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए गिवन सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक दिए हुए सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब हम किसी ड्रग पार्टिकल को ऐड करते हैं तो जब वो सॉल्यूट हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, तो वो इस तरह से देखिए दिखाई देता है, जैसे डॉट डॉट दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड के बीकर में। और जो इनसॉल्युबल होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है, वो नीचे जा कर के बैठ जाता है। देखिए ग्लास बीकर में दिख रहा है। सॉल्युबिलिटी मीन्स सॉल्यूट सॉल्वेंट। क्या बना हमारा सॉल्यूशन? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। नाउ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द मैकेनिकल सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट फ्रॉम ए फ्लूइड। कोई फ्लूइड है, अगर उसमें किसी भी तरह के पार्टिकल्स हैं तो उसे हम फनल में सीव करके हम उसे फ़िल्टर कर लेंगे। ये प्रिपरेशन हमारी कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन। जैसे देखिए फिगर में हमने शो कर रखा है, एक मिक्सचर है वाटर और सैंड का। वाटर और सैंड में सिलिका या मिट्टी कुछ भी हो सकता है। उस वाटर को हमें क्लीन करना है तो क्या करेंगे? फ़िल्टर पेपर लगा देंगे। फ़िल्टर पेपर लगाने के बाद में हम उस पानी को उसमें उसके थ्रू सीव करेंगे। तो जो फ़नल है, फ़नल देखिए लगी हुई है, इस फ़नल के थ्रू हमारा जो वाटर है वो फ़िल्टर हो करके नीचे आ जाएगा। तो जो वाटर नीचे आया वो क्या कहलाया? फ़िल्ट्रेट। ब्लू कलर का देखिए फ़िल्ट्रेट। जो फ़िल्टर होने के बाद जो हमें वाटर मिला वो कहलाएगा फ़िल्ट्रेट। और जो फ़नल में
जो हमारा डस्ट पार्टिकल या सैंड पार्टिकल रह गया है जो फिल्टर नहीं हुआ है वो कहलाएगा रेजिड्यू। क्या कहलाएगा? रेजिड्यू। देखिए रेड कलर का है, दिख रहा है, रेजिड्यू। और जिस पेपर के थ्रू हम इसे फिल्टर करेंगे वो कहलाएगा फिल्टर पेपर। सो दिस इज ऑल अबाउट फिल्ट्रेशन। नाउ हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपी क्या होती है? हाइग्रोस्कोपी इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड होल्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। हाइग्रोस्कोपी एक तरह का नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल प्रोसेस है कि जब हम किसी चीज़ को रूम टेम्परेचर पर ऐसा ही ओपन एयर के फॉर्म में के प्रेजेंट में रख देते हैं तो कुछ समय के बाद वो हमारी चीज़ मॉइस्ट हो जाती है, नम हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि आपने नमक लिया, 1 स्पून नमक लिया और उसको एक जगह पर रख दिया, तो कुछ देर बाद या 2 घंटे बाद हम देखेंगे कि उस नमक के पास पास कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो गई हैं और साथ ही साथ वो नमक जैसा था पहले वैसी कंसिस्टेंसी में ना रहा, वो कुछ हल्का सा वेट हो गया है, गीला हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये कहलाती है हाइग्रोस्कोपी। ठीक, ये चीज़ कहलाती है हाइग्रोस्कोपी। तो हाइग्रोस्कोपी इज़ द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड होल्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग विच इज़ यूजुअली एट नॉर्मल और रूम टेम्परेचर। ये जनरली बेटा रूम टेम्परेचर पे बच्चों होती है। सो इफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम्स सस्पेंडेड एमंग द सब्सटेंस मॉलिक्यूल एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस कैन बिकम फिजिकली चेंज्ड। जब वाटर मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस में ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड हो जाता है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, जो हमारा प्रिपरेशन है उसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है। मीन्स वो उसका जो अमाउंट था पहले तो उसका अमाउंट चेंज हो गया, दूसरा क्या हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट, वो जिस टेम्परेचर पे उसे बॉयल होना था, उसे गर्म होना था, उस टेम्परेचर पे ना जा करके उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे वो गर्म हो रहा है। उसकी विस्कोसिटी चेंज हो सकती है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो सकती है, देखने में वो ख़राब लग सकता है, या उसका जो देखने का जो उसका जो जैसे वाइट कलर का था और अगर उसमें ज़्यादा वाटर कंटेंट आ गया तो वो कुछ ब्राउन कलर का हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक उसके चेंज हो गए। तो ये सारी प्रॉब्लम हाइग्रोस्कोपी में की वजह से प्रिपरेशन में आ जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइग्रोस्कोपी। ना मोनोफेजिक लिक्विड्स। मोनोफेजिक लिक्विड्स क्या होते हैं? एज द वर्ड सजेस्ट, मोनोफेजिक दैट सिस्टम कंटेन्स ओनली वन फेज, नो मैटर कंपोनेंट माइट बी मिनिमम 2 और मोर देन 2। जब कोई प्रिपरेशन किसी एक फेज़ में कंप्लीट होती है वो हमारी कहलाती है मोनोफेजिक फॉर्म, और जो प्रिपरेशन बनती है वो हमारी कहलाती है मोनोफेजिक लिक्विड्स। जैसे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया, हमारा सॉल्यूशन बन गया, एक ही स्टेप में कंप्लीट होने वाली प्रिपरेशन कहलाएगी मोनोफेजिक liquids. Biphasic. Biphasic dosage forms contain two phase or more than two phase. These are called biphasic liquid. This includes undissolved drugs and the solvent system vehicle. In this preparation, this phase is called dispersion phase and the vehicle is called dispersion medium. बाइफेजिक लिक्विड्स में क्या होता है कि जो हम ड्रग मेडिकामेंट या ड्रग एजेंट लेते हैं वो हम व्हीकल में जब ऐड करते हैं तो वो उसमें पूरी तरह घुल नहीं पाता है, मिलता नहीं है, सस्पेंडेड पार्टिकल कुछ ना कुछ रह जाते हैं। तो उसे हम ओवरकम करने के लिए कुछ एजेंट्स यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो एक डिस्पर्शन के फॉर्म में बन जाता है, और जो एजेंट्स और जो सॉल्वेंट होता है वो डिस्पर्शन मीडियम कहलाता है। इसलिए प्रिपरेशन को हम बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कहते हैं, क्योंकि वो प्रिपरेशन हमारी एक स्टेप में ना कंप्लीट होकर के 2 या 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। नाउ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी बच्चों इसके ऐसे टर्म्स हम जनरल टर्म में अगर समझने की कोशिश करें तो स्टेबिलिटी क्या होती है कि जब हम कोई प्रिपरेशन बनाते हैं तो वो कितने दिन तक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रह सकती है और कितने दिन बाद उसमें कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो हमारी कहलाती है उस प्रिपरेशन की स्टेबिलिटी। मींस जैसे कि मान लीजिए हमने कोई प्रिपरेशन बनाई, कोई लिक्विड सोल्यूशन बनाया, वो सोल्यूशन 1 हफ्ते तक उसका सेम वर्क रहा, उसका सेम एक्शन रहा, बट 1 हफ्ते के बाद उसका इफ़ेक्ट कम होने लगा, तो वो टाइम जिस टाइम पे प्रिपरेशन हमारी ठीक रही वो उसकी कहलाती है स्टेबल कंडीशन, स्टेबिलिटी। और जिस टाइम के बाद वो ख़राब होने लगी तो वो हमारा स्टेबिलिटी की कंडीशन में नहीं होता है। तो स्टेबिलिटी क्या होती है?
ability of a substance to remain unchanged over time, understand or reasonably expected conditions of storage and use। जब हम कोई प्रिपरेशन बनाते हैं तो वो एक गिवन टाइम में, जितना हमने टाइम उसके लिए रखा है, डिसाइडेड है, वो उस टाइम तक स्टेबल रहे और स्टोर करने पर या यूज़ करने पर उसकी जो प्रिपरेशन है वो डिग्रेड ना हो, प्रिपरेशन ख़राब ना हो। ये एबिलिटी सब्सटेंस की कहलाती है हमारी स्टेबिलिटी। Usually the conditions that may cause instability such as humidity, shock, temperature are identified in the substance। Generally स्टेबिलिटी के रिमूव होने का कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी हो गई ज़्यादा, शॉक हो गया, या टेम्परेचर चेंज हो गया, या किसी भी तरह का कोई उसका जो कंटेनर है वो लूज टाइट है। तो ये सारी कंडीशंस के से स्टेबिलिटी हमारी रिमूव होने का चांस रहता है। इसलिए हमारी प्रिपरेशन जो हमारी फॉर्मुलेशन है वो डिग्रेड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ये हमें ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी: फिजिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी, मैकेनिकल, माइक्रोबियल, एंड दीज आर ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। मीन्स ये जो हमारा चार्ट है वो ये कह रहा है कि हमें हर तरह से अपनी प्रिपरेशन को सेव करके रखना है, स्टोर करके रखना है, और यूज़ करने के बाद भी वो डिग्रेड ना हो, ख़राब ना हो। इसलिए हर तरह से उसको केमिकल्स से, माइक्रोब्स से, किसी भी तरह के फिज़िकल फॉर्म से, टेम्परेचर, हीट वगैरह से, उन सब से हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टेबल करके रखना है। फिर हमारी प्रिपरेशन कहेगी आई एम स्टेबल। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। नाउ दिस इज़ द समरी। So students, we have discussed about some special words used in pharmaceutical sciences. It will help to understand the topic relevant to particular subjects. बच्चों, इसमें हमने कुछ टर्म्स थे जो हमारे फार्मास्यूटिक्स में या फार्मास्यूटिकल साइंसेस में, फार्मेसी में हमारे यूज़ होते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया। These are the references. Thank you.